नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज नोटबंदी जयंती है। यह पहली जयंती है जिसकी पहली जयंती तो धूमधाम से मनी, लेकिन पांचवी जयंती नहीं मनाई गई। अखबारों में किसी तरह का विज्ञापन नहीं आया। इन 5 सालों में नोटबंदी की कोई मूर्ति भी नहीं बनी और ना ही नोटबंदी दिवस मनाने का ऐलान हुआ। नोटबंदी भारत की पहली सरकारी तालाबंदी थी। इसके पहले मजदूर हड़ताल के वक्त तालाबंदी करते थे, लेकिन 8 नवंबर 2016 को भारत ने पहली तालाबंदी का ऐलान किया, जिसका नाम नोटबंदी था। उसके बाद अगस्त 2019 को कश्मीर में लॉकडाउन यानी तालाबंदी हुई। फिर तीसरी तालाबंदी हुई मार्च 2020 में। किसी को पता नहीं था कि अगले 50 दिनों तक हर आम आदमी को बैंकों के बाहर लाइन में लगना होगा। सभी का काम धंधा बंद हो गया। लोगों के हाथ में कैश नहीं था। कई दिनों तक लोग भूखे रहे और इलाज का खर्चा ना दे पाने के कारण कई लोग मर भी गए। पूरी अर्थव्यवस्था उन 50 दिनों के लिए ठप हो गई। लोगों के हाथ में पैसे नहीं थे और रोजगार खत्म हो गया। उसी तरह जब मार्च 2020 में तालाबंदी हुई तो लोगों का रोजगार खत्म हो गया और खाने के लिए पैसे नहीं थे। लाखों लोग पैदल चलने लगे और मर गए। किसी को पता नहीं था कि कोरोना के समय पहली तालाबंदी का फैसला किस बुनियाद पर लिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तालाबंदी का सुझाव तक नहीं दिया था। उस समय कोरोना का केस इतना फैला भी नहीं था, लेकिन देश को तालाबंदी में झोंक दिया गया और लाखों मजदूर जलती धूप में पैदल चलने के लिए मजबूर हुए। बहुत से दुर्घटनाओं में मारे भी गए। तालाबंदी से पूरे देश को ठप कर दिया गया। आम आदमी बर्बाद हो गया। करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गईं। नोटबंदी नाम की प्रथम तालाबंदी के 5 साल हो गए हैं। आखिर सरकार ने याद क्यों नहीं किया? क्या इसलिए कि इसके जितने भी उद्देश्य बताए गए, सरकार के ही आंकड़े उसके खिलाफ आने लगे हैं। जबकि नोटबंदी की पहली जयंती काला धन विरोधी दिवस के नाम से धूमधाम से मनाई गई। मोदी सरकार के मंत्रियों ने अलग अलग राज्यों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हस्ताक्षर अभियान चलाए गए। प्रधानमंत्री ने पहली जयंती पर कई ट्वीट किए और कहा कि मैं भ्रष्टाचार और काले धन को मिटाने के लिए सरकार के प्रयासों का साथ देने के लिए भारत की जनता के सामने सर झुकाता हूं। एक दूसरे ट्वीट में प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि आप भ्रष्टाचार और काला धन समाप्त करने के प्रयासों को लेकर क्या सोचते हैं, इसका वीडियो बनाकर नमो ऐप पर अपलोड करें। उस साल अमित शाह का ट्वीट था, काला धन विरोधी दिवस। मोदी जी के साहसिक नेतृत्व और देश से काले धन और भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए ऐतिहासिक फैसले नोटबंदी को समर्पित है। अगर वो फैसला इतना ऐतिहासिक था, साहसिक नेतृत्व का था, तो फिर सरकार कैसे भूल गई? सवाल नेतृत्व के साहसिक होने का नहीं है। सवाल है कि वह फैसला किस आधार पर लिया गया, उसके क्या मकसद थे, क्या पूरे भी हुए? नोटबंदी के अगले ही दिन 9 नवंबर 2016 को राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया कि मिस्टर मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आम लोगों, किसानों, छोटे दुकानदारों, गृहिणियों की कितनी कम परवाह करते हैं। आम लोगों को अराजकता में झोंक दिया, जबकि काला धन के असली खिलाड़ी अपने धन को सोना चांदी और मकानों में लगाकर विदेशों में बैठे होंगे। शानदार मिस्टर मोदी। राहुल गांधी नोटबंदी की आलोचना में सड़क पर उतर गए। बैंकों के बाहर कतारों में लगे लोगों से मिलने लगे। अगले दिन यानी राहुल ने एक सवाल पूछा कि 1000 का नोट हटाकर 2000 का नोट लाने से काले धन का संग्रह मुश्किल कैसे हो जाएगा? राहुल गांधी के सवाल तो सटीक थे, मगर उनकी विश्वसनीयता जनता में इतनी कमजोर थी कि उन्हें ट्रोल किया जाने लगा गोदी मीडिया और ट्विटर और जनता के द्वारा। जनता ने राहुल के सवालों को ठुकरा दिया और मोदी पर विश्वास किया। 2017 में यूपी चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त सफलता के बाद मान लिया गया कि नोटबंदी को जन समर्थन हासिल है। कांग्रेस ने पिछले साल भी 8 नवंबर को विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया। इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच बार बार फेल होने के बाद भी कांग्रेस नोटबंदी की आलोचना को लेकर मुखर रहती है। सब कुछ विश्वास पर छोड़ दिया गया। विश्वास प्रधानमंत्री मोदी के साथ था। उन्होंने कह दिया कि 50 दिन चाहिए, तो लोगों को लगा कि 50 दिन देकर देख लेते हैं। फैसला सही है या गलत, इसकी जगह गोदी मीडिया और जनता ने मान लिया कि प्रधानमंत्री का फैसला है तो सही ही है, उन पर विश्वास किया जाए।
मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। उनको जो करना है करे। 50 साल भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करें। कितनी भावुकता थी उस वक्त के बयानों में, नाटकीयता, सब कुछ इस पर था कि मुझ पर यकीन कीजिए। रोना धोना सब जोड़ा गया, जैसे देश सास भी कभी बहुत ही देख रहा हो। तथ्यों पर जोर ही नहीं था। लाइन में खड़े लोग भी नोटबंदी को सही बताने लगे, इस उम्मीद में कि भ्रष्टाचार और कालाधन करीब करीब समाप्त हो जाएगा। ऐसी बातों पर केवल विश्वास के आधार पर विश्वास किया गया, सूचनाओं के आधार पर नहीं। 2016 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रैंकिंग में भारत का स्थान 79वें नंबर पर था। 2020 में 86 पर आ गया। भ्रष्टाचार की रैंकिंग में भारत और नीचे सरक गया। यह पहली बार हो रहा है कि भारत में जिन मामलों की जांच बंद है, उन मामलों की फाइलें ब्राजील और फ्रांस में खुल रही हैं। कल ही खबर आई कि इटली की हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी अगुस्ता वेस्टलैंड से भारत सरकार ने प्रतिबंध हटा लिया है। इटली और भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद यह फैसला लिया गया। अगुस्ता वेस्टलैंड मामले में जिस बिचौलिए के खिलाफ जांच चल रही है, उसी का नाम रफाल मामले में भी है। फ्रांस की वेबसाइट मीडिया पार्ट की नई रिपोर्ट है कि दासो कंपनी ने फर्जी रसीद और बेनामी कंपनी के सहारे अगुस्ता वाले बिचौलिए सुषेन गुप्ता को दलाली दी। इन दस्तावेजों के होने के बाद भी भारत की सीबीआई और ईडी ने जांच नहीं की, जबकि उनके पास इसकी प्रतियां हैं। हम स्वतंत्र रूप से इन दावों की जांच नहीं कर सकते। सीबीआई से प्रतिक्रिया मांगी गई है, इंतजार है। लेकिन क्या यह शर्मनाक नहीं है कि मीडिया पार्ट बता रहा है कि दस्तावेज ईडी सीबीआई के पास है और जांच नहीं हो रही है। एक तीसरी खबर ब्राजील से है। वहां की सेनेट कोवैक्सीन को लेकर जांच कर रही थी। इसकी रिपोर्ट आ गई है। कहा गया कि बोल्सोनारो और उसके कई सहयोगियों ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को लेकर संदिग्ध तरीके से डील किए हैं। ब्राजील में कोवैक्सीन की सहयोगी कंपनी पर फ्रॉड के आरोप लगे हैं। भारत बायोटेक ने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया है, लेकिन भारत में कभी जांच नहीं हुई। काला धन समाप्त नहीं हुआ, काला धन का कवरेज समाप्त हो गया। नोटबंदी के समय एक और बंदी हुई, सूचनाओं की बंदी। मीडिया औपचारिक रूप से गोदी मीडिया में बदल गया और यहां से खुलकर सवाल पूछने की पत्रकारिता की हत्या हर दिन की जाने लगती है और अब समाप्त हो चुकी है। झूठ फैलाया जाने लगता है। जिस मीडिया का काम था नोटबंदी से जुड़ी हर सूचना और सवालों को जनता तक पहुंचाना, लेकिन वो गोदी मीडिया बनकर उसके एंकर बताने लगे कि 2000 रुपए के नोट में चिप लगा है। नोट कहां रखा है सरकार उस चिप के जरिए जान जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक बार यह फेक न्यूज चल गया, फिर उसके बाद कई और तरह के फेक न्यूज जनता के बीच चलाए गए और चल गया। हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस ने कई दिनों तक पेंडोरा बॉक्स की सीरीज चलाई। 300 से अधिक अमीर भारतीयों ने भारत में टैक्स नहीं देने के लिए दूसरे देशों में बेनामी कंपनियां बना ली हैं। भारत में कॉरपोरेट का टैक्स कम किया गया है, इसके बाद भी कॉरपोरेट और अमीर लोग टैक्स बचाने के लिए बाहर के देशों में पैसा ले जा रहे हैं। भारत में इस खबर पर चुप्पी साध ली गई, जबकि ब्रिटेन के अमीर ही, कॉरपोरेट के लोग ही इस पर्दाफाश का हवाला देकर सरकार को चिट्ठी लिखने लगे कि टैक्स बचाने के लिए बाहर के देशों में इतना पैसा रखा जाना गलत है, इससे जनता और गरीब होगी। याद कीजिए जब मोदी सरकार ने 2014 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भ्रष्टाचार की जांच के लिए एसआईटी बनाई थी। उस एसआईटी ने जो नाम दिए हैं उन पर क्या कार्रवाई हुई है पूछिए। अब इसी के पास पेंडोरा पेपर्स की जांच है।
2019 में बिजनेस स्टैंडर्ड में एक रिपोर्ट छपी थी कि एसआईटी ने 70,000 करोड़ की अवैध नकदी पकड़ी है। इंटरनेट पर चुनाव के दौरान कैश के पकड़े जाने की खबरों को सर्च कीजिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में 800 करोड़ से अधिक के कैश बरामद हुए थे। क्या ऐसा है कि भ्रष्टाचार के नाम पर बड़े उद्योगपतियों से लेकर प्रभावशाली लोगों को राहत दी गई? वे आराम से अपना पैसा विदेशों में ले जा रहे हैं, कर चोरी कर रहे हैं। नोटबंदी से लगा कि भ्रष्टाचार हर घर में है, हर आदमी के पास काला धन है। कहां तो टारगेट पैसे वालों को किया जाना था, लेकिन निशाने पर आ गए आम लोग भी। उनके पास जमा 1000-2000 को काला धन के दायरे में लाकर उन्हें लाइन में लगा दिया गया। 50 दिनों तक आम लोग बैंकों के बाहर लाइन में लगे रहे। नोट नहीं बदले जाने के सदमे से बीमार होते रहे और मरते रहे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नोटबंदी के दौरान 150 से अधिक लोग मर गए। वीणा देवी के पति सब्जी बेचते थे, लाइन में लगे रहे और सदमे से गुजर गए। वीणा देवी अकेली हो गई। ऐसे अनेक लोगों के काम धंधे छूट गए। जीडीपी को गहरा धक्का पहुंचा और कई धंधे बंद हो गए। नोटबंदी के बाद CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट ने बताया कि जनवरी से अप्रैल 2017 के बीच 15 लाख लोगों की नौकरियां चली गईं। सबसे ज्यादा मार पड़ी औरतों पर। जिनके पास घर खर्च से बचाए गए बरसों की पूंजी थी, उनका पैसा उजागर हो गया और नष्ट भी। आम जनता की क्रय शक्ति खत्म हो गई। नोटबंदी के वक्त जो लोग भारत से बाहर थे, उनके पास भी बड़ी मात्रा में नोट नष्ट हो गए। सरकार ने कुछ दिनों के लिए रिजर्व बैंक में पैसा बदलवाने की योजना बनाई, लेकिन वहां NRI से ज्यादा आम लोग पहुंच गए। राजस्थान से आए एक बुजुर्ग रोने लगे कि 10,000 रुपया उनकी पूंजी है, नष्ट हो जाएगी। इसी तरह कई लोगों का पैसा बर्बाद हो गया। लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। पिछले ही महीने हिंदू अखबार में खबर छपी, 70 की उम्र के चिन्ना कानू देख नहीं सकते, भीख मांगकर 65,000 रुपए जमा किए थे। भूल गए कि पैसा कहां रखा है। जब याद आया तब बदलवाने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। चिन्ना कानू ने पहली बार नोटबंदी का नाम सुना। ऐसे न जाने कितने लोगों के पास छोटी छोटी रकम रखी रह गई और नष्ट हो गई, जो आज तक संभल नहीं सके हैं। कोई रो रहा है क्या? अकेली कांग्रेस रो रही है, ये परिवार रो रहा है। क्यों? उनका 4 पीढ़ी का जमा कराया चला गया, इसलिए रो रहे हैं। आंसू नहीं सूख रहे। अरे जवान जोध बेटा मर जाता है तो भी बूढ़ा बाप साल भर में संभल जाता है। इनका कितना लूट गया होगा कि 2-3 साल के बाद भी अभी संभल नहीं पा रहे हैं। जवान बेटा मर जाता है तो साल भर में बूढ़ा बाप संभल जाता है। प्रधानमंत्री के इस बयान में इतनी करुणा है, बहुत ज्यादा करुणा है। आज भी लोग अपने पुराने नोटों को लेकर अफसोस करते हैं। यह उनकी मेहनत की कमाई का हिस्सा था। सपना जैन का परिवार उस वक्त विदेश में था। 17,000 साथ लेकर गई थी और 10,000 घर में रह गया। बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी मेहनत की कमाई हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। इसी तरह हम नहीं जानते कि कितने आम लोगों की कितनी कमाई हमेशा के लिए नष्ट हो गई। जिस समय भारत देश में नोटबंदी हुई थी, तब हमारी फैमिली अमेरिका में थी। तब हमें ये जानकारी मिली कि यहाँ पर किसी काउंटर पर इस तरह बाहर से आने वाले लोग अपने बंद हुए नोट बदलवा सकते हैं। हमने एक फ्रेंड के जरिए 17,000 रुपए यहाँ भेजे थे, लेकिन उन्होंने बताया कि यहाँ के अधिकारियों का कहना है कि ना ही उनको ऐसा कोई आदेश मिला है और ना ही उनको कोई ऐसी जानकारी है। तो इस तरह उनके, हमारे या वहां पर और जो लोग रह रहे थे हमारी तरह, जो बाहर थे भारत से, उनके पैसे बर्बाद हो गए। जो घर पर छोड़े थे उसका भी कुछ नहीं हुआ। और 2018 में जब हम वापस आ रहे थे तो हमने एयरपोर्ट पर यहाँ पूछा था कि क्या कोई अरेंजमेंट है कि हमारे पास जो पैसे थे हम बदल सकें, क्योंकि बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। और मुझे खुशी है कि सवाल उठाया गया, क्योंकि ये जेन्युइन समस्या है कि जो यहाँ थे तब वो भी परेशान हुए, जो उस समय यहाँ नहीं थे उनके पास कुछ ना कुछ पैसे तो रहे ही होंगे, और उसके लिए कोई व्यवस्था बनाई नहीं गई। आज भी लोगों के घरों से पुराने नोट निकल आते हैं। दादी नानी का दिया रुपया हो या इमरजेंसी के लिए छिपा कर रखा गया रुपया, यह सब काला धन मान लिया गया और संदिग्ध हो गया। इस पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल ही रही है और चलती ही चली जा रही है।
हमारे फेसबुक पेज पर कई लोगों ने अपने अनुभव लिखे हैं। अमरदीप ने लिखा है कि मेरी मां ने 3,500 रुपए रखे थे, उस टाइम नहीं मिले, बाद में मिले। परीक्षित झा ने लिखा है कि हमारी मां का 5,000 रुपया नहीं बदल पाया, वो बेड में मिला था। अंकिता यादव ने लिखा है कि मेरे तो 1,000 रुपए बेकार हो गए, जो किताबें खरीदने के लिए रखकर भूल गई थी। सतीश चंद्र ने लिखा है कि पुराना नोट तो खराब नहीं हुआ, उतने नहीं थे, लेकिन नोटबंदी के बाद से लेकर अब तक 16 लाख का नुकसान हुआ है, फैक्ट्री भी बंद है। राकेश कुमार ने लिखा है कि मेरा 3,500 किताब में पड़ा था, बेकार गया। बेटे के गुल्लक में 1,500 रुपया पड़ा था, बेकार चला गया। हर दूसरे घर में नोटबंदी का दर्द है। कुछ हजार से लेकर कई हजार और लाख तक के नोट बर्बाद हो गए, उनकी क्रय शक्ति घट गई। लोग अपनी कमाई को नष्ट होता देख रोते रहे, लेकिन मीडिया कहता रहा कि जितना पैसा बैंकों में नहीं लौटेगा वह सरकार का लाभ होगा, वह काला धन होगा। सवाल पूछा जाने लगा कि कितना पैसा लौटने का टारगेट है। इस पर जवाब अलग अलग आने लगे। सवाल पूछने वाली जनता को जवाबों की इन वैरायटी से भरमाने का तरीका निकाला गया। कहीं आरटीआई से सूचना आ रही थी तो कहीं ऑफ रिकॉर्ड। अगस्त 2019 में खबर छपी कि रिजर्व बैंक के बोर्ड ने चेतावनी दी थी कि नोटबंदी से भारत की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ेगा और काले धन पर खास असर नहीं होगा। नोटबंदी के फैसले के ऐलान से 2.5 घंटे पहले बोर्ड ने यह राय दी थी। बोर्ड ने कहा था कि काला धन कैश में नहीं है, दूसरे रूपों में है। आरटीआई के आधार पर यह खबर उस वक्त मीडिया में छपी थी। नोटबंदी को लेकर जवाब 2 जगह से आ सकते थे, सरकार और रिजर्व बैंक से। संसद में बहस हो और सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब दे, यह एक तरीका था, लेकिन विपक्ष बीजेपी के बहुमत के सामने बेआवाज हो गया। वित्तीय मामलों की स्टैंडिंग कमेटी में नोटबंदी की आलोचना का प्रस्ताव तक पास नहीं हो सका कि 1% इसके कारण जीडीपी कम हो गई है। 2017-18 की रिपोर्ट में, एनुअल रिपोर्ट में, सालाना रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ने कहा कि 99.3% नोट वापस आ गए, केवल 10,720 करोड़ वापस नहीं आए। जाहिर है ये 10,720 करोड़ कालाधन नहीं होंगे। अगर इतने भी आम लोगों के नष्ट हो गए तो कितना भयावह है। उन्हें किस बात की सजा मिली? जब सारा पैसा सिस्टम में आ ही गया तो कालाधन कहां जाकर नष्ट हुआ? सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि सरकार को उम्मीद है कि 10 से 11 लाख करोड़ वापस आएंगे, 4 से 5 लाख करोड़ नोट वापस नहीं आएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा कि 15,31,000 करोड़ रुपए 500 के और 1000 के पुराने नोट 30 जून 2017 तक वापस आ गए हैं। उस समय अलग अलग टारगेट बताए जा रहे थे और अलग अलग जवाब दिए जा रहे थे। कभी सरकार की बेतुकी उम्मीद हेडलाइन बनती थी तो कभी रिजर्व बैंक की रिपोर्ट भीतर के पन्नों पर छुपाकर कहीं किनारे छापी जाती थी। मीडिया ने बैंकों के बाहर लाइनों में लगे लोगों से समर्थन का बयान तो लिया, लेकिन भीतर जाकर नहीं देखा कि वहां क्या हो रहा है, बैंक कर्मियों के साथ क्या हो रहा है। आपको बैंकों के भीतर की बहुत कम गंभीर रिपोर्ट मिलेगी। नोटबंदी का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर हुआ, इसे लेकर सरकार के पास कोई मुकम्मल अध्ययन नहीं है। उस समय जाली नोट को लेकर बहुत सारे भ्रम फैलाए गए कि भारतीय मुद्रा में जाली नोटों का चलन बढ़ गया है, लेकिन पता चला कि इनकी संख्या कुछ करोड़ रुपए की ही है। राष्ट्रीय अपराध शाखा ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 92 करोड़ के जाली नोट बरामद हुए। 2019 की तुलना में 190% अधिक है। उस साल 25 करोड़ के जाली नोट बरामद हुए थे। तो जाली नोटों का चलन उल्टा बढ़ गया। कहा गया कि कैश का चलन कम होगा, डिजिटल लेन देन बढ़ जाएगा। क्या डिजिटल लेन देन बढ़ाने के लिए नोटबंदी ही एकमात्र तरीका था? दुनिया में डिजिटल लेन देन के लिए क्या नोटबंदी का ही तरीका अपनाया गया? कैश के चलन घटने को लेकर तरह तरह के दावे किए गए, उस पर आज तक सवाल किए जा रहे हैं। लोगों ने कई जरिए इस्तेमाल किए अपने पुराने जो नोट थे उनको कन्वर्ट करने के लिए। उनमें से एक था कि जो गरीब आदमी है जिसका जनधन अकाउंट है उसको जो पैसा दिया गया और उससे कहा गया कि आप अपने अकाउंट में उसको डाल दीजिए और फिर बाद में उसको निकाल के हमें दे दीजिएगा, नए नोट में वो मिल जाएगा। और उनको ये ऑफर किया गया कि 30% हम आपको उस पर अतिरिक्त दे देंगे, यानी कि 1000 का नोट है तो आप 300 रख लीजिएगा, 700 हमें वापस कर दीजिएगा। तो ये देखा गया कि जो जनधन अकाउंट में बहुत कम पैसा था, एकदम से 70-75 हजार करोड़ रुपया
उसमें आ गया। और ये जो गरीब आदमी है उसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया एकदम से कि वो 70-75 हजार करोड़ रुपए से वो वहां पे जनधन अकाउंट में हो गया। क्योंकि जनधन अकाउंट तो गरीब आदमी का होता है, उसके पास तो इतनी बचत होती नहीं है। तो ये जहां तक ये अनुमान लगाया गया और लोगों ने बताया भी कि उन्होंने देखा कि जो अमीर लोग थे वो स्लम एरियाज में गए, वहां पे उन्होंने लोगों को कांटेक्ट किया गया और उनको जो कैश म्यूल का नाम भी दिया गया, यानी कि जो टट्टू जो होते हैं तो उनका नाम दिया गया कि वो पैसा अपना बैंक में डाल के और बाद में निकाल लें। सरकार को ये समझ में आ गया कि ये काफी पैसा इसमें आया है, तो उन्होंने एक तरह से वहां से जो पैसा निकालने के लिए मनाही भी कर दी थी कि आप पैसा नहीं निकाल सकते जब तक कि आप ये ना बताएं कि आपको पैसा मिला कहां से था। तो कुछ समय के लिए पैसा उसमें अटक भी गया था, तो बाद में फिर उसमें से लोगों ने निकाल के धीरे धीरे और वो फिर अपना जो उसको जो सही ठिकाने पे लगा दिया। तो ये एक तरीका बन गया था ब्लैक इनकम जनरेशन का। तो इसका जो लोग थे जिनके पास ये कैश पड़ा हुआ था वो अपना उन्होंने कन्वर्ट कर लिया। दूसरा उनके जो तरीका उन्होंने ढूंढा, जो लोग थे कि जो बिजनेसेस थे उनके पास कैश इन हैंड होता है, तो उन्होंने दिखाया कि कैश इन हैंड हमारे पास है। तो कैश इन हैंड जो है उसको उन्होंने कन्वर्ट कर लिया। बाद में ये कहा कि ये तो हमारे पास पहले का पैसा पड़ा हुआ था, ये तो हमारा बिजनेस का पैसा है, तो लेजिटिमेट पैसा है, तो कैश इन हैंड भी। अब उसमें भी 30% का जो वो प्रीमियम दिया जा रहा था। बाद में देखा गया जब 15 दिसंबर के बाद कि उल्टा हो गया, क्योंकि जहां पे कैश इन हैंड दिखाया था पर कैश उतना था नहीं, तो उल्टा मतलब जो 1000 रुपए का नोट 1200 रुपए में 1300 रुपए में जा रहा था। तो कुल मिला के तरह तरह से लोगों ने अपना जो कैश था, जो एक्सेस कैश था, जो दिखाना नहीं चाह रहे थे, उसको उन्होंने कन्वर्ट किया, ये गरीब आदमियों के जरिए से और बिजनेसेस के जरिए से। दावा किया गया कि असंगठित क्षेत्र फॉर्मलाइज हो जाएगा, औपचारिक हो जाएगा तो टैक्स का कलेक्शन बढ़ेगा, लेकिन इसके बारे में कोई डेटा नहीं है। देश के नाम पर किए गए इस फैसले से देश को क्या मिला, देश को नहीं पता। किसी भी पैमाने से देखिए, नोटबंदी की असफलता झांक रही होती है। एक फर्क और है, नोटबंदी फेल थी, लेकिन वो फेलियर एक दिन या एक हफ्ते का नहीं था। उसकी नाकामी का दंश आज भी लोग झेल रहे हैं। यानी नोटबंदी की नाकामी आज तक जारी है। छोटे कारोबारियों से लेकर बड़े व्यापारियों तक, किसी से पूछिए, उनकी बातचीत में नोटबंदी का दर्द आएगा। हम आज तक नहीं जानते कि नोटबंदी के असली लाभार्थी कौन हैं। हमारे सहयोगी संतोष ने कुछ व्यापारियों से बात की, उस समय उन्हें क्या लगा था, बाद में उन्होंने क्या देखा। डिजिटल नोट का 5 साल हो गए हैं, हम लोग का व्यापार मंदी के दौर में ही है, जिसके कारण हम लोग का व्यवसाय मोटा मोटी 10% पर रह गया है। और डिजिटल का भी बात चल रहा था। डिजिटल के छोटे व्यापारी जो हैं 500-1000 के परचेज तो डिजिटल पेमेंट कर देते हैं, लेकिन बड़े में तो कैश में ही काम करना चाह रहे हैं हम लोग। पार्टी भी हम लोग से कैश में ही काम करना चाह रहे हैं कि कैश पेमेंट दीजिए तभी काम करेंगे। ये बिल्कुल फेलियर स्कीम रही सरकार की, जिससे हम लोग व्यवसायी लोग को काफ़ी नुकसान इसका झेलना पड़ रहा है। हम लोग सोचे कि व्यवसायी लोग नगद बैंक के आदान प्रदान करेंगे, लेकिन इससे बहुत बड़ा नुकसान हमको यह हुआ कि जहां उधारी पुधारी गांव देहात में लगा हुआ था, वह छोटे छोटे व्यापारी वो अपना लेने देने लगे, करने लगे, और वह पैसा बहुत 70% हुआ डूब गया। तो व्यापार में इसका प्रतिकूल असर पड़ा, जो आशा के विपरीत काम हुआ। और व्यापारी जब तक वह संभलता और संभलने का मौका भी नहीं मिला कि गवर्नमेंट ने फिर व्यापारी पर एक मार जीएसटी आकर के हो गया। 2017 में जीएसटी आया, जिसके नियम कानून भी नहीं समझ में आया, आज तक भुगत रहे हैं। और गवर्नमेंट अभी तक जीएसटी के विषय में उसके जो अव्यवहारिक प्रावधान है उसको पर सुनने को कोई तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार और काला धन को लेकर खेल बड़े लेवल पर हुए। उस स्तर पर कार्रवाई की तस्वीर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के एक जवाब से मिलती है। इसी 26 जुलाई को कांग्रेस सांसद विंसेंट एच पाला के जवाब में सरकार कहती है कि पिछले 10 साल में स्विस बैंक में कितना काला धन जमा हुआ, इसका कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है, अनुमान तक नहीं है। 2016-17 में आयकर विभाग ने कर चोरी के 1252 मामले दर्ज किए।
सजा हुई 16 मामलों में 2019-20 में कर चोरी के 1226 मामले दर्ज हुए, सजा हुई केवल 49 मामलों में। विंसेंट के सवालों के जवाब में सरकार ने बताया है कि इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने 11,000 करोड़ की अघोषित आय का पर्दाफाश किया है। पनामा पेपर्स में 20,000 करोड़ की अघोषित पूंजी का पर्दाफाश हुआ है। पैराडाइज पेपर्स में 246 करोड़ की अघोषित पूंजी का पर्दाफाश हुआ है। पत्रकार काला धन का पता लगा रहे हैं, एजेंसियां क्या कर रही हैं, सजा क्यों नहीं दिला पा रही हैं? पनामा पेपर्स के भी कितने दिन हो गए कार्रवाई नहीं हुई। सरकार के पास नोटबंदी से संबंधित कई प्रश्नों के सीधे जवाब नहीं है। पिछले साल लोकसभा में एक सांसद ने सवाल किया कि अमेरिका की नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च ने कहा है कि नोटबंदी के कारण 2 से 3% का रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में नुकसान हुआ है। क्या भारत सरकार की भी ऐसी रिपोर्ट है? तो जवाब दिया जाता है कि नोटबंदी का क्या असर हुआ, यह जानने के लिए कोई डेटा नहीं है। इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला, कोई डेटा नहीं, जो मन में आए बयान दे दीजिए, गोदी मीडिया के जरिए सही साबित करवा दीजिए। अजय सिंह ने भी कुछ व्यापारियों कारोबारियों से बात की है। नोटबंदी होने के कारण हम लोग पैसा रहते हुए बैंक में बड़े बड़े लाइनें लगी हुई थी। हम लोग धूप में खड़े खड़े हम 3 दिन 4 दिन हम लोग खाए भी नहीं, हम लोग भूखे रह गए और लाइन पैसा रहते हुए भी हम लोग पैसा नहीं निकाल पाए। बड़े बड़े समस्याएं झेलें। रेस्टोरेंट पे कस्टमर नहीं आते थे, दुकान हम लोग कुछ दिन तक बंद किए हुए थे और ऐसे यही सब समस्याएं हम लोग झेले हुए हैं। बहुत समस्या आई और बड़ी बड़ी समस्याएं, खाने के लिए भी इतना महंगाई में कितना दिन चलेगा, यही सब बहुत बड़ी परेशानी झेले हम लोग। और क्या कहें, सब चल रहा है ऐसे जिंदगी। बैंकों के कर्मचारियों के बीच नोटबंदी को लेकर अलग ही यादें हैं, राज। वे उस वक्त राष्ट्रवाद से ओतप्रोत हो गए थे, बाद में पता चला कि उनका लोटपोट बनाया जा रहा है। अचानक आए नोटों के अंबार को गिनने में कई कैशियरों से बड़ी गलतियां हुई, मशीनें नहीं थी गिनने के लिए। उस कमी को उन कैशियरों ने खुद लोन लेकर चुकाया, बल्कि आज भी चुका रहे हैं। सरकार नोटबंदी की 5वीं जयंती भूल गई, लेकिन पेटीएम कंपनी को याद रहा। नोटबंदी के अगले ही दिन पेटीएम ने विज्ञापन दिया था, साहसिक फैसला लेने के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी थी। आज पेटीएम कंपनी का आईपीओ आया है। क्या पेटीएम को नोटबंदी की जयंती याद रही होगी या ये महज संयोग रहा होगा? प्रोफेसर अरुण कुमार ने नोटबंदी और उसके असर पर अंग्रेजी में एक किताब लिखी है, डिमोनेटाइजेशन एंड द ब्लैक इकोनॉमी। इस मौके पर उनका एक लेख भी स्क्रोल में आया है। अरुण कुमार ने अपने लेख में जनधन खातों की याद दिलाई है। नोटबंदी के समय जनधन खाते में काफी पैसा जमा हुआ। उन खातों में जमा करने वालों के साथ क्या हुआ, कितने लोग पकड़े गए, कम से कम सरकार आज यही ट्वीट कर सकती थी। अभी जैसे पैंडेमिक के दौरान भी डिजिटल भी और जो ई कॉमर्स वगैरह ये बढ़ ही रहा है, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव करती है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है, तो ये अपने आप ही प्रचलन में हो जाता है कि लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये सब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे देश में जो बड़ी समस्या रही कि असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ा है और वो बैंक अकाउंट और ये फॉर्मल जो सेक्टर है इसका इस्तेमाल बहुत कम करता है। तो वहाँ पे भी देखा गया है कि काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। जैसे कि अगर दुकान पे जाएं तो वहाँ पे अब पेटीएम का लगा हुआ है, बाकी और भी लगा हुआ है। वो चाहते हैं कि आप पेटीएम वगैरह से पे करें। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस में है। इसीलिए सरकार को तो गोल पोस्ट बदलना था, क्योंकि जो उसको लग गया था कि जो उसका 3 गोल है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। तो ब्लैक इनकम जनरेशन का रुकना, काउंटरफीट करेंसी का रुकना और टेररिज्म का रुकना तो जो संभव नहीं लग रहा था। तो इसलिए उसने कैशलेस इकोनॉमी की बात करना शुरू कर दिया। तो मैंने ही सुझाव दिया था कि कैशलेस होने में तो बहुत समय लगेगा, तो लेस कैश इकोनॉमी के बारे में बात करना चाहिए। और लेस कैश इकोनॉमी तो हो ही रहा है, उसके लिए हमें नोटबंदी करने की जरूरत नहीं था। वो तो हम वैसे भी मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी करके बाकी और तरह से भी ये डिजिटाइजेशन वगैरह कर सकते थे। तो इसलिए नोटबंदी का उससे कोई लेना देना नहीं था।
बेशक नोटबंदी के बाद यूपी के चुनाव में बीजेपी को अपार सफलता मिली, लेकिन क्या इसी आधार पर नीतियों का मूल्यांकन किया जाएगा? क्योंकि इस देश में महंगाई के समर्थक भी हैं, लाखों में हैं, तो क्या मान लिया जाए कि महंगाई नहीं है, जनता गरीब नहीं हो रही है? अगर समझना है तो यही समझना चाहिए कि आर्थिक तबाही के बाद भी जनता महंगाई और नोटबंदी का समर्थन क्यों करती है। यह नहीं कहा जाना चाहिए कि जनता समर्थन कर रही है इसलिए महंगाई सही है, नोटबंदी सही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि समर्थन के नाम पर नोटबंदी और महंगाई के सवाल पूछने से बचा जा रहा है। फिर लोग क्यों आज तक नोटबंदी की मार याद करते हैं? आगरा में नसीम से बात करते हुए क्यों लोग कहते हैं कि नोटबंदी के बाद से उनकी बर्बादी शुरू हो गई? जो आदमी यहाँ से 500 रुपये लेबर इकट्ठी करके शाम को ले जाता था, अपना महीने की तनख्वाह लेके जाता था, वो अपना 500 का नोट 400 रुपये में चलाता था। कोई उसको खुले पैसे नहीं देता था, उसको घर पे अपने राशन ले जाने में दिक्कत होती थी। तो हमने लोगों को बहुत परेशानी में देखा, हम भी खुद काफ़ी परेशानी में आए। मेडिसिन वाले पे जाओ तो वो कहता 500 का नोट नहीं चलेगा, 2000 का, 1000 का नोट नहीं चलेगा। हम 100 के नोट इकट्ठे करके उससे दवाई लेने जाते थे, इंजेक्शन आते थे महंगे महंगे, तो बहुत दिक्कत आती थी। बैंक के बाहर खड़े रहते थे, गेट के लाइन में लग के जमा करवाते थे। पीछे से कैश वाले तो अपना आराम से नोट चेंज कर लेते, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन व्यापारी वर्ग इतना परेशान हुआ है, आपको बता नहीं सकते सर। वो तो कभी कभी रात में सपने में भी ऐसा भयानक दौर था, सपने में भी आ जाता है। जब रेस्टोरेंट का बिल्कुल ही चलना बंद हो गया था, लोगों पे नोट थे ही नहीं, नए पुराने हम ले नहीं पा रहे थे, बैंक वाले लेते ही नहीं थे। और जब मुझे ज़रूरत थी, मेरा स्टाफ लाइन में लगा है, मैं लाइन में लगा हूँ, कई दिन तो हमको ऐसे ही डंडे मार के भगा दिया जाता था, पैसा मिलता ही नहीं था। हफ्ते में एक बार नंबर आ गया, 2000 रुपये निकल रहे हैं। उसी पीरियड में मेरे भाई की शादी भी थी, तो हमारे पास ऐसे नए नोट नहीं थे, बिना नए नोटों के कोई बाज़ार में चलन ही नहीं था। तो वो शादी भी हमको अगली साल के लिए पोस्टपोन करनी पड़ेगी। नोटबंदी को सही ठहराने के लिए जितने भी झूठ फैलाए गए वो समय के साथ झूठ ही साबित हुए। नोटबंदी ने यह जरूर साबित कर दिया कि झूठ बोलकर भारत की जनता को जब चाहे लाइन में खड़ा किया जा सकता है, उसकी जेब से पैसे निकाले जा सकते हैं, वो महंगाई और नोटबंदी का समर्थन करते हुए गर्व महसूस कर सकती है। नोटबंदी नहीं होती तो भारत की जनता की यह वाली क्वालिटी आपके सामने नहीं आती, जिसे मान लिया गया था कि 1947 के बाद से जनता ने यह आदत हमेशा के लिए छोड़ दी है। बाकी ब्रेक लेते हैं। लोकतंत्र की चिंता करने वालों को देखना चाहिए कि संसद और विधानसभाओं में कोई कानून किस तरह से पास होता है, उनकी बैठकें कितनी लंबी चल रही हैं या छोटी हो गई हैं। अगर बिना चर्चा के या कम से कम चर्चा के कानून बनने लगेंगे तो फिर उसके बनने में जनता का हस्तक्षेप भी कम होगा। एक कदम आगे बढ़कर कह सकते हैं कि फिर विधायिका की जरूरत क्या रह जाएगी। कैबिनेट जो चाहे कानून बना दे, पास कर दे। अनुराग द्वारी ने काफी मेहनत की जानकारी जुटाने में कि कानून पास होने से पहले चर्चा होने की प्रवृत्ति क्यों कम होती जा रही है। 2021 में मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 4 दिनों के लिए बुलाया गया। 2 दिन बाद ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। 2 दिनों में सदन में बमुश्किल 2 घंटे की कार्यवाही में 6 विधेयक और अनुपूरक बजट शोर शराबे के बीच पारित हो गया। इसमें मध्य प्रदेश आबकारी संशोधन विधेयक भी था, जिसमें जहरीली शराब के सेवन से होने वाली मौतों से संबंधित मामलों में मृत्युदंड और आजीवन कारावास का प्रावधान है। 15वीं विधानसभा में ऐसे ही 6 मिनट में मध्य प्रदेश साहूकारी संशोधन विधेयक पास हो गया। देश भर में सुर्खियों में छाए मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक पर भी शोर शराबे के बीच महज 1 घंटे 14 मिनट की चर्चा हुई। 2021 में कानून बनाने या संशोधन के लगभग 28 प्रस्ताव सदन में रखे गए। इनमें से 19 से अधिक प्रस्ताव शोर शराबे के बीच बिना चर्चा किए पारित हुए। खुद विधानसभा अध्यक्ष भी इसे चिंता की बात बता रहे हैं। स्वाभाविक बात है कि यही कोई कानून, खासतौर पर जो दंडात्मक कानून है, उन कानूनों में जो बिना बहस के पारित होते हैं तो शायद वो उतना सुविधाजनक नहीं होता। वाद विवाद के कारण या हंगामे के कारण विधानसभा को बार बार स्थगित करना पड़ता है या रोकना पड़ता है। स्वाभाविक है, सरकार का काम करना पड़ेगा, इसलिए अपन उसको जो आता है प्रस्ताव उसको पास ही होता है, वो पास हो जाता है।
यही नहीं, लोकतंत्र में हमें आपको इसलिए भी फिक्रमंद होना चाहिए क्योंकि 2017 से कोई सत्र पूरा नहीं चला। मध्य प्रदेश के संसदीय इतिहास में 14वीं विधानसभा के दौरान सदन की कार्यवाही सबसे कम 130 दिन ही चली। इसमें भी 50 दिन हंगामे की भेंट चढ़ गए। सत्ता परिवर्तन हुआ तो कमलनाथ सरकार में पूछे गए 5315 सवालों में 4200 अमान्य हो गए। मौजूदा 15वीं विधानसभा में पिछले साल 16 मार्च 2020 को 17 बैठक प्रस्तावित थी, 2 बैठक हुई। 24 मार्च 2020 को 3 बैठक प्रस्तावित थी, 1 बैठक हुई 1 घंटे 26 मिनट तक। 21 सितंबर को 3 बैठक प्रस्तावित थी, 1 बैठक हुई, वो भी सिर्फ 9 मिनट तक। सत्ता और विपक्ष इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बगैर चर्चा के इस तरह की चीजें पास कराई जाए, इनकी लोकतंत्र में कहीं कोई आस्था नहीं है और ये बिल्कुल हिटलरशाही पे चले हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है और इसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिम्मेदार है। इसमें दोषी तो कांग्रेस है और आप केवल मध्य प्रदेश की बात क्यों करते हैं? लोकसभा में जिस प्रकार से कांग्रेस ने नेतृत्वहीनता का परिचय देते हुए केवल हंगामे के माध्यम से अपने को पेपर की सुर्खियों में बने रहने का जो काम किया है, उसी का ये परिणाम निकला है। चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, वो मंच है जहां हम कानून बनाते हैं और निश्चित रूप से कानून बनाने में उसके गुण दोष पर चर्चा होनी चाहिए। पर कांग्रेस ने लगातार मध्य प्रदेश विधानसभा की बात हो या लोकसभा की बात हो, अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए सदन को चलने में बाधा पैदा की है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को एजुकेशन की जरूरत है। उस राज्य में जहां विधानसभा का सालाना बजट लगभग 100 करोड़ रुपए का है, 15 करोड़ रुपए अलग अलग अनुदानों के मान भी लें तो 85 करोड़ रुपए विधायकों के वेतन भत्ते, सचिवालय के अधिकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते, बिजली बिल, पानी, साफ सफाई पर खर्च होते हैं। किसी भी विधायिका का मूल काम कानून बनाना, उसके गुण दोषों पर चर्चा करना है, लेकिन मध्य प्रदेश की इस विधानसभा में पिछले कुछ वक्त से बने कानून चिंता का सबब इसलिए हो गए हैं क्योंकि दर्जनों ऐसे कानून और संशोधन पारित हुए जिस पर कोई खास चर्चा नहीं हो पाई। शोर शराबे के बीच में ही उन्हें पारित कर दिया गया। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान और राजू बाथम के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।